नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेट जेआरएफ एस्पिरेंट में। तो आज हम एक नई यूनिट स्टार्ट करेंगे। वो यूनिट 10 है, हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा। हायर एजुकेशन में हम सबसे पहले एंशियंट एजुकेशन सिस्टम को समझेंगे या प्राचीन शिक्षा को समझेंगे। प्राचीन शिक्षा में क्या होता था, क्योंकि वहाँ पे अध्यापक और जो बच्चे या स्टूडेंट थे, या जो मतलब स्टूडेंट या बच्चे और जो टीचर या अध्यापक थे, वो क्या थे, वो एक गुरुकुल में के माध्यम से शिक्षा को प्राप्त करते थे। ये ध्यान रखिएगा, पहले आश्रम में या गुरुकुल में क्या किया जाता, शिक्षा दिया जाता था। तो ये ध्यान रखिए, सबसे पहला जो एंशियंट एजुकेशन में हम जो विश्वविद्यालय पढ़ेंगे वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय का मतलब यहाँ पे ब्रीफ नोट नहीं, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ये जो पहला विश्वविद्यालय है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। तो एंशियंट एजुकेशन जो में इम्पॉर्टेंट, ये ध्यान रखिए। जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है या विश्वविद्यालय है, इसमें जो की पॉइंट है वो आप लोग लिखते रहिएगा। जो विश्व का यह पहला विश्वविद्यालय है, विश्व का पहला विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, ये ध्यान रखिए। मतलब वर्ल्ड फर्स्ट यूनिवर्सिटी, वर्ल्ड फर्स्ट यूनिवर्सिटी। इसमें आप जितना रूट लर्निंग, आपके जितना आपका मेमोरी पावर हो उतना आप लगा देंगे तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसका दूसरा पॉइंट क्या है, तक्षशिला विश्वविद्यालय क्यों तक्षशिला रखा गया उसका नाम, तो ये ध्यान रखो। तक्षशिला नगर की स्थापना जो है राजा भरत के छोटे बेटे तक्ष ने की थी, इसी कारण इसका नाम तक्षशिला विश्वविद्यालय पड़ा। तो यहाँ पे लिखते हैं तक्षशिला नगर की स्थापना, तक्षशिला नगर की स्थापना क्या हुआ था कि राजा भरत के छोटे बेटे, राजा भरत के छोटे बेटे, राजा भरत के छोटे बेटे तक्ष ने की थी, तक्ष ने की थी, इसीलिए इसका नाम, इसी कारण इसका नाम तक्षशिला विश्वविद्यालय पड़ा। इसी कारण इसका नाम तक्षशिला विश्वविद्यालय पड़ा, तक्षशिला विश्वविद्यालय पड़ा। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना ये लाइन, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन चुके हैं। अब आते हैं इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, तक्षशिला दो शब्दों से मिलकर बना है, तक्ष धन शिला। तक्ष क्या था, राजा भरत के पुत्र का नाम था, ठीक, ये ध्यान रखना। शिला क्या होता है, शिला मतलब होता है पत्थर, कटा हुआ पत्थर या चट्टान या भूमि होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं तक्ष और शिला। तक्ष का मतलब क्या था, जो राजा भरत के पुत्र हैं उनके नाम पे था, राजा भरत के पुत्र। और जो शिला है, तक्षशिला। अब शिला क्यों, शिला मतलब होता है कटा हुआ पत्थर, यानी शिला मतलब पत्थर या चट्टान या भूमि होता है। तो यानी आप लिखते हैं कटा हुआ पत्थर, या फिर इसी को चट्टान कहते हैं, या फिर इसी को क्या कहते हैं, भूमि कहते हैं, ये ध्यान रखना। तो यानी तक्षशिला का मतलब हुआ तक्ष की भूमि या तक्ष का पत्थर। यहाँ पे लिखते हैं तक्ष का पत्थर, तक्ष का भूमि, तक्ष की भूमि, ये ध्यान रखना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ, तक्ष की भूमि। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। यहाँ पे लिखते हैं स्थापना,
तक्षशिला यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी? तो 600 ईसा पूर्व में हुआ था। 600 ईसा पूर्व में, ये ध्यान रखना। अब इसकी तक्षशिला विश्वविद्यालय की खोज किसने की थी? तक्षशिला विश्वविद्यालय की खोज, तो यहाँ पे सिर्फ लिखते हैं खोज। खोज किसने की? तो कनिंघम ने की थी। कनिंघम 1863 ईस्वी में कनिंघम ने तक्षशिला के खंडहरों की खोज की और उसकी पहचान की। 1863 ईस्वी में क्या हुआ? कनिंघम ये इंपॉर्टेंट नाम है। कनिंघम ने तक्षशिला के खंडहरों और की खोज की और उसकी पहचान की। खंडहरों की खोज की और उसकी पहचान की इसकी स्थिति कहाँ है, मतलब कहाँ स्थित है? यहाँ पे लिखते हैं कहाँ स्थित है। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ये होगा कि पाकिस्तान में, वर्तमान समय में पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है, सिंधु नदी के पास। वर्तमान में जो आज का समय चल रहा है, वर्तमान में पाकिस्तान के रावलपिंडी में स्थित है। सिंधु नदी के पास। यह कहाँ स्थित है? सिंधु नदी के पास। यहाँ पे लिख देते हैं सिंधु नदी के पास। सिंधु नदी के पास। अब एक चीज ध्यान रखो आप लोग, यहाँ पे यह तक्षशिला का महत्व कब बढ़ा? यहाँ पे लिखते हैं तक्षशिला का महत्व कब बढ़ा? तक्षशिला विश्वविद्यालय, यहाँ पे विश्वविद्यालय का महत्व बढ़ा, कब बढ़ा? ये ध्यान रखो, तक्षशिला का महत्व कब बढ़ा? तो कनिष्क के समय पे। यहाँ पे कनिष्क के समय पे जितने पिंक कलर से लिख रहा है वो सब इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। कनिष्क के समय पर, क्योंकि आप लोग के लिए वो हाईलाइट कर दे रहे हैं। अब एक ध्यान रखो, यह मतलब इसका फला फूला ये तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था वो कब विस्तारित हुआ था? तो ये गांधार के शासनकाल में हुआ था। फला फूला तो किसके शासनकाल में हुआ था? तो गांधार के शासनकाल में। गांधार के शासनकाल में। ये चीज़ ध्यान रखना। अब हम आपको यहाँ पे एक थोड़ा सा ये बता देते हैं, तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है वो कहाँ स्थित है। मैप में इसको समझ लेते हैं। तो मान लो ये इंडिया का मैप है, ये इंडिया का मैप है टोटल। मान लो ये रहा आपका, ये इंडिया का मैप, ठीक। यहाँ पे सिर्फ हाफ अभी रखे हैं, अभी फुल आप लोग को दिख जाएगा। ये इंडिया का मैप है, ठीक ना। यहाँ पे जो है आपका ये नेपाल है और ये भूटान है, ये अलग देश है। ये क्या है? बांग्लादेश है। यहाँ पे क्या है? ये पाकिस्तान यहाँ पे है। तो हमारा जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पे स्थित है? पाकिस्तान में है। ये रहा पाकिस्तान।
ये पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान में कहाँ पे? यहाँ पे रावलपिंडी यहाँ पे है। यहाँ पे आपका कौन सा है? तक्षशिला यूनिवर्सिटी। ये जो डॉट लगा रहे हैं यहाँ पे क्या है? तक्षशिला यूनिवर्सिटी। यही पाकिस्तान है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। क्योंकि आज़ादी से पहले क्या था, भारत और पाकिस्तान एक में थे, लेकिन आज़ादी के बाद क्या हुआ, भारत अलग देश बन गया और पाकिस्तान एक अलग देश बन गया। तो इसीलिए अब यहाँ के क्यों बोला जा रहा है, वर्तमान में पाकिस्तान में था, वर्तमान में क्या है, पाकिस्तान में। ये ध्यान रखना, वो भी कहाँ पे, पाकिस्तान में रावलपिंडी में, ठीक यहीं पे सिंधु नदी के आसपास होगा, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, अब जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, तक्षशिला विश्वविद्यालय का। इसमें एडमिशन कैसे होता है, मतलब प्रवेश। यहाँ पे समझते हैं प्रवेश कैसे मिलता है। प्रवेश या एडमिशन, ये ध्यान रखना, एडमिशन इसमें कब मिलता है। एडमिशन, यहाँ पे एडमिशन जो मिलता है वो 16 साल की एज में मिलता है, वो भी योग्यता के आधार पे। 16 साल हो गया आपका तो आप एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन आपकी योग्यता के आधार पे 16 साल या 16 वर्ष की आयु में। लेकिन यहाँ पे भी क्या होता था, योग्यता के आधार पे। आप योग्य हैं तभी तो आपको यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा, योग्यता के आधार पर। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे जो शिक्षा दी जाती थी वो व्यक्तिवादी शिक्षा थी। व्यक्तिवादी शिक्षा, शिक्षा पद्धति जो एजुकेशन मेथड था, एजुकेशन मेथड यहाँ पे कैसी था, व्यक्तिवादी शिक्षा, व्यक्तिवादी शिक्षा, ये ध्यान रखना आप लोग। अब क्या होता है व्यक्तिवादी शिक्षा, क्या होता है, व्यक्तिवादी शिक्षा वह पद्धति है जिसमें विद्यार्थी के व्यक्तिगत गुण या रुचि या क्षमताएं और व्यक्तित्व को विकसित करने पर जोर दिया जाता है। मतलब कहने का सेंस समझो, बच्चा जिस क्षेत्र में मतलब आगे है, जिस क्षेत्र में वो रुचि रखता है वो उसी को पढ़ाया जाता है, ये ध्यान रखना। प्रत्येक बच्चे को अलग अलग प्रतिभा और व्यक्तित्व के क्या करना है, अलग अलग जो भी उसके अंदर प्रतिभा है या व्यक्तित्व है, वो जो पर्सनालिटी है, तो क्या होता है उसको उभारा जाता है, मतलब उसको और अच्छे से समझाया जाता है, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। तक्षशिला विश्वविद्यालय में हिंदू और बौद्ध धर्मों के दोनों लोगों को पढ़ाया जाता है। यहाँ पे लिखते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय में, तक्षशिला विश्वविद्यालय में हिंदू और बौद्ध धर्म, हिंदू और बौद्ध धर्म, बौद्ध में स्पेशली किसको, महायान से संबंधित है, बौद्ध धर्म, महायान। अभी महायान को भी हम समझाएंगे आपको। महायान क्या होता था, हिंदू और बौद्ध धर्म, महायान धर्मों को धर्मों को भी पढ़ाया जाता था। महायान से संबंधित शिक्षा दी जाती है, शिक्षा दी जाती है, ये ध्यान रखना आप लोग। अब क्या होता है, जो यूनेस्को ने क्या किया था, यूनेस्को ने जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स या विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। ये कब किया गया, 1980 में किया गया था। यूनेस्को, ये ध्यान रखना। यूनेस्को ने क्या किया, विश्व धरोहर मतलब तक्षशिला विश्वविद्यालय को विश्व धरोहर
स्थल, या इसी को क्या कहेंगे, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। वर्ल्ड मतलब हो गया विश्व, हेरिटेज मतलब धरोहर, हेरिटेज साइट्स मतलब, साइट्स मतलब क्या होता है, स्थल। इसको 1980 में शामिल किया है, ये डेट इंपॉर्टेंट है, में शामिल किया गया, में शामिल किया गया। यहाँ पे आप थोड़ा सा यूनेस्को के बारे में भी जान लो, यूनेस्को का, क्योंकि यहाँ पे फुल फॉर्म पूछा जाता है और कभी कभी क्रोनोलॉजी में दे दिया जाता है, तो यूनेस्को को समझ लो। यहाँ पे यूनेस्को, यूनेस्को, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड, यहाँ पे बस यहाँ पे क्या करते हैं, स्टार लगा देते हैं ताकि आप समझ जाना, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये ध्यान रखो, ये जो यूनेस्को आया था वो 1945 में आया था, क्योंकि क्रोनोलॉजी में जब सेट करेंगे तो उसको डेट याद कर लीजिएगा, कुछ कुछ जो डेट है उसको हम जरूर मेंशन कराएंगे ताकि आप क्या करो, एग्जाम में आपको याद रहे, ये ध्यान रखना। अब तक्षशिला विश्वविद्यालय क्यों प्रसिद्ध था, मेडिसिन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ पे लिखते हैं तक्षशिला विश्वविद्यालय क्यों प्रसिद्ध था, क्यों सिर्फ प्रसिद्ध लिखते हैं, तो प्रसिद्ध क्यों था, अपने मेडिसिन या चिकित्सा के लिए प्रसिद्ध था, इंपॉर्टेंट है ये। प्रसिद्ध क्यों था, तो चिकित्सा के लिए, चिकित्सा या मेडिसिन के लिए। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, या जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है उस गार्जियन पेपर में ये निकाला गया कि टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस है, मतलब यहाँ पे शीर्ष पर्यटन स्थल है। जो गार्जियन पेपर है, गार्जियन पेपर तक्षशिला यूनिवर्सिटी को क्या बोलते हैं कि टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस, यानी मतलब घूमने के स्थान में या लोगों को आकर्षण का केंद्र सबसे ज़्यादा ये है, मतलब तक्षशिला विश्वविद्यालय। टॉप मतलब शीर्ष पर्यटन स्थल, शीर्ष पर्यटन स्थल, या इसी को क्या कहेंगे, टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस, टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेस, ये ध्यान रखना आप लोग। अब जो तक्षशिला विश्वविद्यालय का वर्णन कहाँ कहाँ पे मिलता है, ये ध्यान रखो। तक्षशिला विश्वविद्यालय का वर्णन, तक्षशिला विश्वविद्यालय का वर्णन, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय का वर्णन है वो कहाँ कहाँ मिलता है, तो बौद्ध की जातक कथा में, बौद्ध जातक कथा में पहला। अब दूसरा क्या था कि फाहियान जो 5वीं सदी ईस्वी में आए थे, उनके, फाहियान एक चीनी यात्री थे, फाहियान जो पाँचवीं सदी में आए थे उनके में मिलता है, 5वीं सदी ईस्वी में, ये ध्यान रखना। अब क्या होता है, वेन सांग 7वीं ईस्वी में, वेन सॉन्ग जो 7वीं ईस्वी में आए थे, ये भी क्या है, चीनी यात्री हैं, ये ध्यान रखना। अब जो भी ये लोग अपने यात्रा के समय लिखते थे ना, कि बुक लिखते थे, तो उसमें इसका जिक्र किया गया है, मतलब वर्णन किया गया है तक्षशिला विश्वविद्यालय का। अब हीरोडोटस भी, ये इनके किताबों में भी वर्णन मिलता है, हीरोडोटस। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इस और किस में वर्णन मिलता है, तो श्रीलंका के बौद्ध ग्रंथ है, श्रीलंका के
बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, बौद्ध ग्रंथ में मिलता है, ये ध्यान रखना। अब जो तक्षशिला विश्वविद्यालय किससे प्रभावित था, ये ध्यान रखते लिखते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय प्रभावित है। यहाँ पे हम सिर्फ कीवर्ड लिख रहे हैं, प्रभावित किससे था। तो यह वैदिक और हिंदू परंपरा से प्रभावित था। वैदिक व हिंदू परंपरा से, हिंदू परंपरा, ठीक। दूसरा आपका फारसी प्रभाव यहाँ पे था, फारसी प्रभाव। तीसरा आपका जो यूनानी ग्रीक प्रभाव था यहाँ पे, यूनानी ग्रीक प्रभाव। अब ध्यान रखो, जो यहाँ पे बौद्ध और गांधार प्रभाव है, यहाँ पे बौद्ध और गांधार प्रभाव, ये ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पे अब एक चीज और यहाँ पे लिखना आप लोग कि यहाँ पे प्रसिद्ध छात्र या शिक्षक कौन कौन थे। प्रसिद्ध छात्र व शिक्षक। जो यहाँ से प्रसिद्ध छात्र कहते हैं ना, तक्षशिला विश्वविद्यालय में जो भी स्टूडेंट पढ़े, कुछ उसमें प्रसिद्ध स्टूडेंट भी होंगे या शिक्षक भी होंगे, तो उस चीज़ को समझेंगे हम। तो कौन कौन है प्रसिद्ध शिक्षक, या यहाँ पे लिखते हैं, एक ट्रिक है यहाँ पे, वी जे पी और यहाँ पे चक्कर, वीजेपी चक्कर, ये ध्यान रखना आप लोग। जो पहला आपका वी मतलब होता है विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा। जो विष्णु शर्मा है वो पंचतंत्र की रचयिता है। पंचतंत्र जो कहानी है, पंचतंत्र के रचयिता, पंचतंत्र के रचयिता। अब जो जे हैं जीवक, यानी आयुर्वेद व शल्य चिकित्सा में निपुण है वो, जे फॉर जीवक। तो ये जो आयुर्वेद व शल्य चिकित्सक में निपुण, आयुर्वेद व शल्य चिकित्सक में निपुण, जो पी फार होता है, पी फार पाणिनि, पाणिनि क्या है, ये क्या होते हैं, पाणिनि जो हैं वो महान व्याकरणाचार्य हैं, महान व्याकरण आचार्य हैं, व्याकरणाचार्य, ये ध्यान रखना। पाणिनि जो हैं वो अष्टाध्यायी के रचयिता हैं, अष्टाध्यायी के रचयिता, ये ध्यान रखना आप लोग। अब जो चक्कर है इसमें दो लोग का नाम आता है, एक चरक और दूसरा चाणक्य। जो पहला नाम है आपका वो चरक है। दो जो चरक हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं, आयुर्वेदाचार्य के लिए, मतलब ये चरक संहिता लिखे थे। ये प्रसिद्ध क्यों है चरक, ये आयुर्वेदाचार्य के लिए, आयुर्वेदाचार्य के लिए, ठीक। इनकी जो बुक है चरक संहिता है, चरक संहिता के रचयिता, चरक संहिता, ये ध्यान रखना आप लोग। अब जो चाणक्य हैं, चक्कर से दो नाम याद रखना है, चरक और चाणक्य। चाणक्य को और किस किस नाम से जानते हैं, तो विष्णुगुप्त, ये ध्यान रखना। ये विष्णु शर्मा हैं, ये विष्णुगुप्त हैं, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा आप लोग को। विष्णु
गुप्त, क्योंकि ये चंद्रगुप्त के क्या है, शिक्षक मतलब टीचर हैं। ये चंद्रगुप्त मौर्य एक शिष्य हैं किसके, चाणक्य के। तो ये ध्यान रखना, गुप्त से उनको याद कर लेना। विष्णुगुप्त या कौटिल्य, कौटिल्य, इनको 3 नामों से जानते हैं, चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जानते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। ये क्या किए थे, ये अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचयिता हैं। अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचयिता, ग्रंथ के रचयिता। अब ध्यान रखो, ये जो चाणक्य जी हैं, ये क्या है, राजनीति, कूटनीति और अर्थनीति के महान ज्ञाता हैं। राजनीति, अर्थनीति, अर्थनीति और कूटनीति, कूटनीति के महान ज्ञाता, के महान ज्ञाता हैं ये। अब इसमें एक और पॉइंट है चाणक्य में, इनके एक पॉइंट में, ये चंद्रगुप्त मौर्य के क्या है, शिक्षक है, मतलब टीचर है, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य इनके क्या है, शिष्य हैं। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के शिष्य हैं। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य के शिष्य हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पे जो तक्षशिला विश्वविद्यालय में, वहाँ पे 68 विषय पढ़ाया जाता है, 68 विषय। तक्षशिला विश्वविद्यालय में 68 विषय पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता है, ये ध्यान रखिए आप लोग। यहाँ पे तकनीकी विज्ञान यानी टेक्निकल साइंस भी पढ़ाया जाता है। तकनीकी विज्ञान, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बने इसलिए इसको इंक्लूड किया गया, मतलब शामिल किया दिए हैं। तकनीकी विज्ञान यानी टेक्निकल साइंस भी पढ़ाया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो अध्यापक हैं, जो टीचर हैं यहाँ पे, वो स्वतायत हैं, मतलब इनको ऑटोनॉमी है कि आप अपने सिलेबस डिसाइड कर सकते हैं, बच्चों को किस तरह पढ़ाना वो डिसाइड कर सकते हैं। मतलब ऑटोनॉमी मतलब होता है स्वतायत, आप स्वतंत्र हैं टीचर। तो अध्यापक, जो अध्यापक हैं, अध्यापक क्या है, स्वतंत्र है या स्वतायत हैं, स्वतायत है या ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी, ये ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पे तक्षशिला विश्वविद्यालय में कोई भी परीक्षा प्रणाली की व्यवस्था नहीं थी। मतलब आप क्या है, अगर आपको टीचर वैसे ही पास कर दिए, आपसे क्या हुआ, डिबेट कर दिए कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया, अगर आप उनके प्रश्नों का उत्तर दे दिए या फिर टीचर को जैसा पसंद है उस तरह उनको, वो आपको पास कर देते हैं। अगर आप उनके अकॉर्डिंग नहीं है तो अब उनको, आपको फेल कर दिया जाएगा। लेकिन आप उनके अकॉर्डिंग और प्रश्नों के उत्तर अच्छे से देते हैं तो उसको क्या, वो पास कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, परीक्षा प्रणाली की व्यवस्था नहीं थी। नो एग्जाम सिस्टम, नो एग्जाम सिस्टम, नो एग्जाम सिस्टम, मतलब परीक्षा प्रणाली की व्यवस्था नहीं थी। कोई परीक्षा प्रणाली की व्यवस्था नहीं थी। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। यहाँ पे क्या हुआ था, पहली बार महाभारत यहीं पे सुनाया गया था। पहली बार महाभारत यहीं पर सुनाया गया था, यहीं पर सुनाया गया था, सुनाया गया था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे गुरु दक्षिणा, जब आप टीचर को, जब आपको पास कर दिया जाता तो जो स्टूडेंट है वो गुरु दक्षिणा के रूप में क्या देते थे,
यहाँ पे गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा में क्या दिया जाता था, क्या दिया जाता था? तो यहाँ पे जूता चप्पल, मतलब एक जोड़ी जूता या एक जोड़ी चप्पल या छाता, कुछ भी दिया जाता था। मतलब जूता चप्पल यानी जो स्लीपर होता है और छाता, कुछ भी दिया जाता, मतलब ईटीसी, मतलब एक्स्ट्रा। अब इसका विनाश कैसे हुआ? मतलब जो तक्षशिला विश्वविद्यालय उसका विनाश किसने किया? तो यानी यहाँ पे लिखते हैं विनाश। विनाश इसको हुडू द्वारा 5वीं सदी में किया गया था। हुडू द्वारा 5वीं सदी में किया गया था। 5वीं सदी में किया गया ये ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? तो यहाँ पे न्यू एग्जाम सिस्टम यहाँ पे था। यहाँ पे टेक्निकल साइंस जो 68 सब्जेक्ट हैं, मतलब विविध विषय, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, तो इसीलिए इस 68 या 68 विषय को क्या कह सकते हैं? विविध विषय भी कह सकते हैं, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट। यहाँ पे जो प्रसिद्ध छात्र, ये पूरा नाम याद रहना चाहिए आपको, और इनके पूरे किताब है, ये ध्यान रखिएगा। तक्षशिला विश्वविद्यालय प्रभावित नहीं, वर्णन भी नहीं, इंपॉर्टेंट है। ये प्रसिद्ध क्यों था? इसके लिए यूनेस्को का ये इंपॉर्टेंट है। ये कब विश्व, मतलब क्या होता है, विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया, ये इंपॉर्टेंट है, डेट, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें जो एडमिशन अभी तक नहीं पूछा है, यहाँ पे जो महायान से रिलेट करके पूछता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे पाकिस्तान के रावलपिंडी में, ये आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, जो नाम है राजा भरत के छोटे बेटे के नाम पे ये पड़ा था। अब अपने नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी है, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय को समझने से पहले हम हीनयान और महायान को समझ लेते हैं। हीनयान और महायान। हीनयान क्या होता है? क्योंकि बौद्ध संप्रदाय में दो भाग में डिवाइड है। जो बौद्ध लोग हैं वो एक लोग हीनयान मानते हैं, एक लोग महायान मानते हैं। तो जो हीनयान और दूसरा क्या है? महायान। तो जो हीनयान है वो क्या है? छोटा पथ है। हीनयान मतलब हीन मतलब छोटा, छोटा पथ। महायान मतलब महा मतलब बड़ा, तो महान पथ है, महान पथ। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जो हीनयान है वो छोटा है, तो इसलिए वो आत्म केंद्रित, मतलब आत्म कल्याण पर केंद्रित है। ये लोग क्या है? आत्म कल्याण पर केंद्रित है, ये ध्यान रखना। लेकिन जो महायान है वो क्या? सार्वजनिक कल्याण पर केंद्रित है, सबके कल्याण पर, सार्वजनिक कल्याण पर केंद्रित है, कल्याण पर केंद्रित है। अब एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे बुद्ध की स्थिति, मतलब हीनयान के लोग बुद्ध को क्या मानते हैं, और महायान के लोग क्या है? बुद्ध जी को क्या मानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो जो बुद्ध जी हैं हीनयान में क्या मानते जाते हैं? गुरु या शिक्षक के रूप में उनको माना जाता है, गुरु या शिक्षक के रूप में। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं बौद्ध, बुद्ध। बुद्ध को क्या माना जाता है? गुरु या शिक्षक में के रूप में। लेकिन महायान में किसके रूप में मान? भगवान के रूप में पूछते हैं लोग, भगवान मानते, ये ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पे बस छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया, ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि यहाँ से ज़्यादा रिलेट क्वेश्चन नहीं होते हैं। बस आपको पूछते हैं कि कौन सा विश्वविद्यालय हीनयान से रिलेट है, कौन सा विश्वविद्यालय महायान से रिलेट है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब जो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है अपनी नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय। अब एक चीज ध्यान रखो, यहाँ पे जो नालंदा विश्वविद्यालय है, द यूनिवर्सिटी। अब एक चीज ध्यान रखो यहाँ पे, अब नालंदा यूनिवर्सिटी को पहले पढ़ते हैं हम।
जो नालंदा यूनिवर्सिटी है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 5वीं शताब्दी में स्थापना। जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, स्थापना कब हुआ था? तो 5वीं शताब्दी में हुआ था। 5वीं शताब्दी में हुआ था, ये ध्यान रखना। अब ये कौन से जगह पे है? तो बिहार में, राजगीर में, बिहार के राजगीर जगह पे। तो स्थान या लोकेशन, तो बिहार के राजगीर में, राजगीर या राजगिरी होगा, जो बिहार में है। बिहार ये भारत में है, ये ध्यान रखना आप लोग। जो तक्षशिला था वो वर्तमान में पाकिस्तान में। जो नालंदा है ये कहाँ है? पे भारत में है, बिहार राज्य में है, और कहाँ पे? राजगिरी में है, ये ध्यान रखना। इसके संस्थापक कौन है? संस्थापक कौन है? तो जो गुप्त शासक कुमार प्रथम, जो गुप्त वंश के शासक हैं उसमें कुमार गुप्त प्रथम है। गुप्त शासक कुमार गुप्त प्रथम, कुमार गुप्त प्रथम, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब ये क्या होता है? जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो क्यों फेमस, मतलब प्रसिद्ध है? तो किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे लिखते हैं तर्कशास्त्र के लिए प्रसिद्ध। प्रसिद्ध क्यों? तो तर्कशास्त्र के लिए, तर्क शास्त्र के लिए। अब यहाँ पे ध्यान दो, जो नालंदा विश्वविद्यालय है वो दुनिया का सबसे पहला आवासीय विश्वविद्यालय यानी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी माना जाता है। जो नालंदा विश्वविद्यालय है, यह विश्वविद्यालय यानी नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला रेसिडेंशियल मतलब आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। आवासीय विश्वविद्यालय यानी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी माना जाता है। अब आपको आवासीय विश्वविद्यालय क्या होता है ये चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है तो उसको बताते हैं। माना जाता है, आवासीय मतलब आवास यानी हॉस्टल, जहाँ शिक्षा के साथ साथ मतलब टीचर भी रहें, खाने व पढ़ने की व्यवस्था विश्वविद्यालय परिसर के भीतर ही होती है। मतलब टीचर भी साथ रहें, स्टूडेंट भी साथ रहें, निरंतर क्या हो, पढ़ाई चलती रहे, तो वहाँ उसी को क्या कहते हैं? आवासीय विश्वविद्यालय कहते हैं, ये ध्यान रखना। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे कितने विद्यार्थी थे नालंदा विश्वविद्यालय में? तो यहाँ पे जो विद्यार्थी हैं, यहाँ पे 10,000 विद्यार्थी, 10,000 से अधिक है। यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे 10,000 से अधिक विद्यार्थी। यहाँ पे प्रोफेसर कितने थे? तो 2,000 थे। जो प्रोफेसर यानी अध्यापक, जो अध्यापक यहाँ पे थे 2,000 थे। और जो यहाँ पे जो कक्षाएं थी, जो क्लास हैं, क्लासरूम, यहाँ पे जो कक्षा है वो 300 है, ये ध्यान रखिएगा 300। तो आपको अब याद हो जाएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अभी तक बने नहीं है। 1 2 यहाँ पे 3, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हजार एक चीज़ मतलब रखिएगा याद है। अब यहाँ पे क्या होती थी? 100 से अधिक विषयों की पढ़ाई जाती है। 100 से अधिक विषयों की शिक्षा, 100 से अधिक विषयों की शिक्षा। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे जो प्रवेश है, जो तक्षशिला विश्वविद्यालय में जो एडमिशन होता था वहाँ पे 16 साल की एज में है, लेकिन जो नालंदा में है वो 20 साल की एज में है। यहाँ पे जो प्रवेश यानी एडमिशन, जो एडमिशन है वो आपको 20 साल में लेना है, 20 वर्ष की आयु में, 20 वर्ष की आयु में।
आयु में, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे योग्यता के आधार पे होता था, लेकिन यहाँ पे कठिन मतलब एंट्रेंस एग्जाम देना, कठिन परीक्षा पास करना पड़ता था, कठिन परीक्षा पास करना पड़ता था, पास करना पड़ता था। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। अब यहाँ पे जो जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसकी तुलना अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का शैक्षिक केंद्र जैसे कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, पेरिस से तुलना की जाती थी इसकी। तो इसकी तुलना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है क्योंकि कभी कोई पूछता है कि किसकी तुलना हार्वर्ड मतलब कैम्ब्रिज और पेरिस विश्वविद्यालय से की जाती थी, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय की। तो अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का शैक्षिक केंद्र, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का शैक्षिक केंद्र, क्यों कहते थे? क्योंकि इसकी तुलना इतनी अच्छी मतलब व्यवस्था था कि इसकी तुलना कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, पेरिस विश्वविद्यालय से की जाती थी। कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, पेरिस जैसे विश्वविद्यालय से की जाती थी। अब यहाँ पे ध्यान रखो, यहाँ पे टेक्निकल साइंस जो तकनीकी विज्ञान है वो नहीं होता था। तकनीकी विज्ञान, तकनीकी विज्ञान क्या होता है? टेक्निकल साइंस, टेक्निकल साइंस ये एग्जाम में क्वेश्चन आए उसको हम यहाँ पे इंक्लूड कर दें, मतलब यहाँ पे शामिल कर दें, इसलिए हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं इसको। टेक्निकल साइंस नहीं था, ये ध्यान रखना आप लोग। अब यहाँ पे कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते थे? जो विषय पढ़ाए जाते थे, बौद्ध धर्म यानी महायान, बौद्ध धर्म मतलब यहाँ पे लिखते हैं विषय, विषय में कौन थे? बौद्ध धर्म से रिलेटेड विषय था, बौद्ध धर्म यानी बौद्ध धर्म में कौन सा? महायान, जो सार्वजनिक कल्याण पे जोर देता था, महायान। वेद, व्याकरण, लेकिन ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म महायान से रिलेट करता है ये। व्याकरण, खगोल, खगोल एस्ट्रोनॉमी, जो गणित, आयुर्वेद, आयुर्वेद, चिकित्सा, तंत्र और दर्शन के लिए फेमस था। ये ध्यान रखिएगा आप लोग। जो शिक्षा पद्धति थी यहाँ पे, जो शिक्षा पद्धति यानी टीचिंग मेथड, शिक्षा पद्धति, टीचिंग मेथड कैसा था? टीचिंग मेथड, यहाँ पे जो टीचिंग मेथड है वो वाद विवाद मतलब डिस्कशन और डिबेट, मतलब वाद विवाद मतलब डिबेट और डिस्कशन मतलब चर्चा पर आधारित है। वाद विवाद, वाद विवाद और चर्चा पर आधारित है, और चर्चा पर आधारित है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब जो इसका यहाँ पे कौन कौन से प्रसिद्ध छात्र व शिक्षक हैं, यहाँ पे लिखते हैं प्रसिद्ध छात्र व शिक्षक, प्रसिद्ध छात्र व शिक्षक, तो यहाँ पे पहला जो शिक्षक है मतलब प्रसिद्ध लोग हैं, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट, ये ध्यान रखिए। जो आर्यभट्ट जी हैं वो किसके लिए फेमस है? एस्ट्रोनॉमी, खगोल और गणित के महान विद्वान हैं। खगोल, खगोल को इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी और गणित, और गणित यानी मैथ्स के महान ज्ञाता हैं, महान विद्वान हैं, मैथ के महान विद्वान हैं।
विद्वान हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, जो आर्यभट्ट का पुस्तक है, आर्यभट्टी, इनकी जो पुस्तक है आर्यभट्टी, आर्यभट्टी कब लिखे गए थे? तो 510 एडी में, 510 एडी में, ये ध्यान रखिए। ये क्या बुक है? इस बुक के रचयिता कौन है? आर्यभट्ट जी हैं। और जो दूसरा पॉइंट है इनका बुक है महासिद्धांता, महासिद्धांता। ये ध्यान रखिए, ये भी कौन लिखा है? आर्यभट्ट ने लिखे हैं। अब यहाँ पे जो दूसरा पॉइंट है शीलभद्र, शीलभद्र जी कौन है? ये नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति जी थे, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति यानी वाइस चांसलर हैं, कुलपति थे, या इनको क्या बोलेंगे? महान बौद्ध आचार्य बोलेंगे, महान बौद्ध आचार्य बोलेंगे। ये ध्यान रखिए। इनके जो शिष्य हैं, इनके शिष्य जो वेनसोंग थे, यहाँ पे जो शीलभद्र जी हैं वो बौद्ध दर्शन प्लस योगाचार के क्या थे? महान ज्ञाता थे। बौद्ध दर्शन, योगाचार, विचार के लिए प्रसिद्ध विद्वान थे। बौद्ध दर्शन, बौद्ध दर्शन और योगाचार, और योगाचार, योगाचार विचारधारा के प्रसिद्ध विद्वान, विचारधारा के प्रसिद्ध विद्वान थे, विद्वान थे। ये ध्यान रखिए आप लोग। इनकी जो फेमस पुस्तक थी बुद्ध भूमि व्याख्यान, बुद्ध, मतलब इनका कोई फेमस बुक नहीं था, मतलब कि एक चीज़ यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्योंकि अभी तक ये क्वेश्चन आया नहीं है, शायद नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि शीलभद्र जी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो बुद्ध भूमि विज्ञान, बुद्ध भूमि व्याख्यान, बुद्ध भूमि व्याख्यान, ये ध्यान रखिएगा, उनका एक संग्रह है। अब जो इनके शीलभद्र के शिष्य कौन थे? वेनसोंग थे, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, वेनसोंग। वेनसोंग के गुरु कौन थे? तो शीलभद्र जी थे, वेनसोंग। तो ये किसके शिष्य थे? तो शीलभद्र जी के शिष्य थे, शीलभद्र जी के शिष्य हैं, ये ध्यान रखिए। अब क्या होता था? योग शास्त्र का ये अध्ययन किए, वेनसोंग जो थे योग शास्त्र का अध्ययन किए थे। ध्यान रखिएगा, जो वेनसोंग थे वो तक्षशिला में आए थे, लेकिन वहाँ पे पढ़े नहीं थे, लेकिन वेनसोंग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़े हैं, वहाँ 5 साल तक अध्ययन किया। और किस चीज़ का अध्ययन किया? योग शास्त्र का अध्ययन किया, योग शास्त्र का अध्ययन। अब जो होता है, ये चीन से आए यात्री थे, ये चीन से आए यात्री, चीन से आए यात्री। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे शिक्षक को क्या कहते थे? शिक्षक को द्वारपंडी कहते हैं, शिक्षक को द्वारपंडी कहते हैं, द्वारपंडी कहते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, जो नालंदा विश्वविद्यालय थी वहाँ पे एक पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी थी, यहाँ पे लिखते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय, पुस्तकालय, पुस्तकालय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइब्रेरी। अब लाइब्रेरी में क्या थी? इस लाइब्रेरी को किस नाम से जानते थे? धर्मगंज, धर्मगंज, या इसी को किस नाम से जानते थे? माउंटेन ऑफ नॉलेज, माउंटेन ऑफ नॉलेज। माउंटेन ऑफ नॉलेज को कहते हैं क्योंकि यहाँ पे 90 लाख पुस्तक रखी गई थी। इस पुस्तकालय में कितने पुस्तक थी? 90 लाख पुस्तक थी, 90 लाख पुस्तक। अब एक चीज़ ध्यान रखो आप लोग,
ये जो पुस्तकालय थी 9 मंजिल में थी, 9 मंजिल के रूप में बनी थी। ये जो पुस्तकालय है ये 9 मंजिल है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। ये 9 मंजिल 3 भाग में डिवाइड है। उन तीनों भाग के नाम जो हैं, एक भाग का नाम रत्नो देवी, रत्नो देवी। जो दूसरा भाग है रत्नो सागर, रत्नो सागर, ये इंपॉर्टेंट नाम है। तीसरा जो है रत्न यंजक, रत्न यंजक। जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसे मठवासी विश्वविद्यालय भी कहते हैं। यह एक मठवासी विश्वविद्यालय है। यह एक मठवासी विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय है, ये ध्यान रखिएगा। अब जो यूनेस्को ने जो क्या हुआ कि नालंदा विश्वविद्यालय को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल किया, मतलब विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब शामिल किया? 2016 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल, विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। कब किया गया? 2016 में। 1980 में क्या किया गया? तक्षशिला यूनिवर्सिटी को शामिल किया और 2016 में नालंदा यूनिवर्सिटी को शामिल किया गया। अब आते हैं यहाँ पे जो वेधशाला थी, ठीक, उसको अम्बुधरा वलही के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो वेधशाला ऑब्जर्वेटरी को किस नाम से, या खगोलीय रिसर्च, खगोलीय शोध को किस नाम से जानते हैं? तो ये ध्यान रखिएगा, उसे अम्बुधरा वलही, अम्बुधरा वलही, अम्बुधरा वलही, धारा वलही, या इसी को अम्बुधरा वलही के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? तो नष्ट इसने बख्तियार खिलजी ने किया था। बख्तियार खिलजी 1193 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। बख्तियार खिलजी ने किया। अब ऐसा माना जाता है कि जो धर्मगंज यानी जो पुस्तकालय में लाखों पांडुलिपियां थी वो जलकर खाक हो गई और ये आग 3 महीने तक जलता रहा। धर्मगंज को क्या बोलते हैं? पुस्तकालय बोलते हैं। पुस्तकालय, जो पुस्तकालय थे इसमें लाखों पांडुलिपियां जलकर खाक हो गई। लाखों पांडुलिपियां जलकर खाक हो गई। ये ध्यान रखें, ये जो आग लगी थी ये 3 महीने तक जलता रहा। ये आग 3 महीने तक जलता रहा। अब एक ध्यान रखो, अब ये नष्ट हो गया लेकिन फिर इसको क्या किया गया? पुनर्निर्माण किया गया। तब उस पॉइंट पे जोड़ दो। नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्निर्माण जिसे नौ नालंदा के नाम से जाना जाता है, जिसे नौ नालंदा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे 2006 में क्या हुआ कि इसे एक विश्वविद्यालय माना गया। 2006 में नालंदा विश्वविद्यालय को फिर से विश्वविद्यालय माना गया। 2006 में इसे एक विश्वविद्यालय के रूप में माना गया। इसे
विश्वविद्यालय के रूप में माना गया, रूप में माना गया। अब एक चीज ध्यान दो, इसे 2010 में क्या हुआ कि भारत सरकार ने पुनः स्थापित किया। 2010 में भारत सरकार ने पुनः इसे स्थापित किया, इसे पुनः स्थापित किया। अब एक चीज ध्यान रखो आप, 2014 में नालंदा विश्वविद्यालय का पहला शैक्षणिक वर्ष शुरू किया गया। पहला शैक्षणिक वर्ष शुरू हुआ, ये ध्यान रखना आप लोग। यहाँ पे कई देश इसको नालंदा को पुनर्निर्माण में योगदान दिए थे, जैसे जापान, चीन, थाईलैंड, लाओस, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया। और वहाँ की आम जनता, मतलब भारत की आम जनता भी क्या की नालंदा को पुनः स्थापित करने में मदद की। ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग। नालंदा विश्वविद्यालय में क्या हुआ था कि एक 8 बड़ा हॉल था जिसे समाग्राम के नाम से जानते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और क्या होता था नालंदा विश्वविद्यालय, जो यहाँ का टीचिंग मेथड था 3 टाइप में था, व्याख्या था, बहस था और मौखिक व्याख्यात्मक था। ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें ध्यान रखिए कि इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बता देते हैं आपका नालंदा विश्वविद्यालय। इसको लोकेशन समझ लीजिए, ये कहाँ पे स्थित है। पहले मैप में ये देखिए, ये भारत है, तो भारत के पाकिस्तान में तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी। लेकिन ये उत्तर प्रदेश है, अपना प्रदेश। ये क्या है, ये जो आपका, क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम रहते हैं इसलिए हम अपना बोले हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भारत भी अपना है। जो बिहार है आपका, यहाँ पे क्या है आपका नालंदा विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि भारत के बिहार में ये नालंदा विश्वविद्यालय है और पाकिस्तान में ये दूसरा देश ही है। तो दूसरे देश में क्या है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में आज के समय में तक्षशिला यूनिवर्सिटी स्थापित है। ये ध्यान रखिएगा। अब जो इम्पोर्टेंट लाइन है उसको यहाँ पे नोट कर देते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, ये इम्पोर्टेंट है। स्थान, ठीक है, यहाँ पे जो तर्कशास्त्र के लिए प्रसिद्ध, ये यहाँ पे प्रोफेसर अभी तक क्वेश्चन नहीं किया गया। यहाँ पे जो प्रवेश है अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता का, ये इंपॉर्टेंट है, तकनीकी साइंस का। और एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे आर्यभट्ट जितने भी प्रसिद्ध है, शीलभद्र, वेनसॉन्ग और जो शिक्षक को द्वारपांडी कहते हैं। यहाँ पे पुस्तकालय, ये तीनों नाम, रत्नोदेवी, रत्नसागर और रत्नयंजक। मठवासी एक इम्पॉर्टेंट है। विश्व धरोहर स्थल अभी तक पूछा नहीं गया, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन तब भी इम्पॉर्टेंट है। अम्बुधारा वलेही के नाम से, क्योंकि कभी को पूछ देगा कि वेधशाला को किस नाम से जाना जाता है, तो अम्बुधारा वलेही के नाम से। ये बख्तियार खिलजी का नाम अभी तक नष्ट के लिए नहीं पूछा, लेकिन ध्यान रखिएगा पूछ सकता है। अब यहाँ पे हम 2 यूनिवर्सिटी को कवर करा है, तक्षशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और अपना कमेंट जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। धन्यवाद।